एनीमे की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर थी और उसके साथ एक लड़का भी लेटा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार हमने कर ही लिया। और दिख रहे सीन से आप समझ ही गए होंगे कि उनके बीच क्या हुआ होगा। लड़का बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसको बताता है कि कैसे उनके बीच क्या क्या हुआ। उसका दोस्त उसे सवाल जवाब करने लगता है। वो कहता है कि तुमने तो कोई और लड़की बताई थी मुझे, ये कौन है, तुम इससे कैसे मिले और मुझे सब जानना है। तो वो बोलता है कि कुछ चीज़ें समय बताकर नहीं होती। उसका दोस्त उसे झाड़ता है, तब वो स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कल मैं और मेरा दोस्त स्कूल के एक टीचर के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था और सभी लड़कियां उसे पसंद करती थी। पता नहीं उनको उस फालतू इंसान में क्या अच्छा लगता है। तब वो सब नासुओ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। तभी पीछे से एक फीमेल टीचर आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम लोगों को इन फालतू अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी उनमें से एक बच्चा टीचर से पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है। तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और बोलती है कि मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और नात्सुओ से कहती है कि तुम्हें इनके साथ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बाकी सब सोचते हैं कि नात्सुओ को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है। वो नात्सुओ को उनसे डेट पर चलने के लिए पूछने को कहते हैं क्योंकि शायद अभी वो सिंगल है। तभी उनमें से एक बच्चा उन सभी को चुप रहने को बोलता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी में होते हैं और वहाँ 3 लड़कियाँ भी होती हैं। उनके साथ बैठी एक लड़की अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो बोलती है कि मेरा नाम रीका है और तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रूई। रूई वही लड़की है जो हमें शुरुआत में दिखी थी। वो पार्टी में बहुत चुपचाप थी। उन तीनों के बीच काफ़ी देर बातें हुई और फिर ये सब और ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर चले गए। तभी रूई नात्सुओ से कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं। नात्सुओ कहता है कि मिडिल स्कूल में मैं भी ऐसा ही था और मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी जिस वजह से मुझ में काफ़ी बदलाव आया। फिर रूई पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से कहीं और चलोगे। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्यों। वो बोलती है कि तुम बस हाँ या ना बोलो। वो फिर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर रूई पूछती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है लेकिन फिर भी हाँ कर देता है। वो घर आ जाते हैं और वो बताती है कि ये मेरा घर है और अभी घर पर कोई नहीं है। लड़के को तुरंत समझ आ जाता है कि वहाँ क्या होने वाला है। रूई उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करना पसंद करोगे और अगर नहीं तो तुम अभी चले जाओ। नात्सुओ बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने को कह रही हो और ये भी छोड़ो, तुमने इसके लिए मुझे ही क्यों चुना। वो कहती है कि तुम्हारी आंखें देखकर साफ पता लग रहा था कि तुम क्या करना चाहते हो और ऊपर से हम दोनों ही सिंगल हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। हालांकि तभी नात्सुओ को याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि उनकी टीचर का शायद कोई बॉयफ्रेंड पहले से ही है, जिस वजह से वो मान जाता है। उन्होंने के बीच सब कुछ हो जाने के बाद नात्सुओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा था कि ये सब करने के बाद मुझे बदलाव आएंगे लेकिन मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है। फिर वो कहती है कि तुम ये सब किसी को मत बताना और अब से हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुमने अब मुंह क्यों लटका रखा है, जिस पे वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उसके साथ उस दिन वो सब करना चाहिए था या नहीं, क्योंकि मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर अगले दिन स्कूल में नात्सुओ के पास उसकी टीचर हिना आती हैं। वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी लिखी नॉवल पढ़ने के लिए दोगे। तो वो हिचकिचा कर बोलता है कि हाँ कहा तो था लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई है। फिर दिखाया जाता है कि असल में ये क्या बात हो रही थी। दरअसल ये करीबन 1 साल पहले की बात है। नात्सुओ कुछ लव लेटर्स लिख रहा होता है जो हवा में उड़ जाते हैं। तभी टीचर उन्हें उठा लेती है और पूछती है कि क्या मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ। तो वो मना कर देता है। उसी के बाद से उन दोनों की बातचीत होना शुरू हो गई। नात्सुओ उनसे पूछता है कि आप इतनी उदास क्यों हैं, अगर कुछ बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनकर वो हंस पड़ती है और बोलती है कि तुम्हारे पास लड़कियों पर लाइन मारने का कितना घटिया तरीका है और सच कहूँ तो मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हर एक चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। नात्सुओ कुछ समझ नहीं पाता। हालांकि वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और मेरी इन बातों को सीरियसली मत लेना और क्लास में लेट मत आना। अगले दिन स्कूल में नात्सुओ से उसके दोस्त पूछते हैं कि बास्केटबॉल खेलने चलोगे। तो वो बहाना मारकर मना कर देता है और छत पर चला जाता है। जैसी उसको उम्मीद थी वैसे ही हो, उसकी टीचर वहीं खड़ी थी। वो वहाँ पर रो रही होती है, इसलिए वो उनसे फिर से अचानक से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो डर जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो बताती है कि कल मैंने एक ड्रामा देखा था जिसकी याद में मैं इमोशनल हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि अगर कुछ बात हो तो आप मुझे बता सकती है। हालांकि फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताती। जब नात्सुओ घर वापस आता है तब देखता है कि उसके पापा आज भी किसी से फ़ोन पर बात करते वक्त खूब हंस रहे होते हैं। नात्सुओ उनसे पूछता है कि पापा आप रोज़ किससे बात करते हैं। हालांकि वो भी उसे कुछ जवाब नहीं देते। मेरे हिसाब से नात्सुओ बन चुका था धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बेचारे को कोई कुछ नहीं बता रहा था। फिर वो अपने कमरे में स्कूल में हीना से हुई बातों के बारे में सोचने लगता है कि तभी उसका सपना टूट जाता है क्योंकि उसके पापा घर अचानक से आ गए थे। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। नात्सुओ कहता है कि हाँ बोलिए। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं दोबारा शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर नात्सुओ उनको बधाई देते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके पापा कहते हैं कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो अभी घर आ रही है। तभी अचानक से बेल बजती है और वो लेडी जिससे उसके पापा शादी करने वाले होते हैं वो आ जाती है और सबको हाय बोलती है। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को दिखाती है जिन्हें देखते ही नात्सुओ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रूही और हीना होती है। नात्सुओ तो चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। अगले सीन में एक साथ बैठे होते हैं और वो लेडी कहती है कि नात्सुओ तो मेरी बेटी का स्टूडेंट होगा। रूही का इंट्रोडक्शन उसकी बहन हीना देती है और वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को कुछ समय से जानती हूँ और वो मुझको बहुत अच्छे लगे। थोड़ी देर बाद नात्सुओ वॉशरूम चला जाता है और रूही भी नात्सुओ के पीछे पीछे आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता था। नात्सुओ कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था।
रूही से कहती कि मैंने अपनी मम्मी को पापा के भाग जाने के बाद से इतना खुश पहली बार देखा है और मैं उनकी खुशी अपनी वजह से छीनने नहीं देना चाहती। उन लोगों के जाने के बाद नात्सु कहता है कि पापा आपको अपना अतीत बुलाकर शादी कर लेनी चाहिए। उसके पापा खुश होकर कहते हैं कि अगले महीने हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। नात्सु ये सब चीज़ें अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त बहुत खुश हो रहा था। अगले सीन में सब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हीना और नात्सु काफ़ी देर बातें करते हैं और हीना कहती है कि मेरी छोटी बहन मुझे ही नहीं बुलाती है और तुम भी घर पर मुझे ही नहीं कहकर बुलाना। रात में सब लोग खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन हीना बियर के नशे की वजह से वहीं सो जाती है। नात्सु उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर खुद को रोक नहीं पाता और मौके का फ़ायदा उठाकर हीना को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रूही उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। रूही को देखकर लग रहा था कि वो थोड़ी नाराज़ है। वो वहाँ ज़मीन पर पड़ी अपनी बहन को खींच कर ले जाती है। नात्सु कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं ले जाना चाहिए। रूही कहती है अच्छा है कि उसे लग जाए, उसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आ जाएगा। वो नात्सु को शक की नज़रों से देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी बहन की गलती है। वो पीकर हमेशा ऐसी ही हरकतें करती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। नात्सु के स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे होते क्योंकि उसके बाल कुछ अजीब से दिख रहे होते हैं। असल में वो आज थोड़ा देरी से सोकर उठा था। फिर उसके दोस्त उसे बताते कि आज स्कूल में एक नई लड़की आने वाली है और उसका ट्रांसफ़र आज ही हुआ है और वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। स्कूल का पहला पीरियड खत्म होते ही सभी लड़कियां उस नई लड़की को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। नात्सु भी जाता है और वो देखता है कि वो नई लड़की और कोई नहीं बल्कि रूही होती है। रूही से लंच देते हुए कहती है कि तुम इसे घर पर ही बुलाए थे। नात्सु से कहता है कि क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं। नात्सु रूही का हाथ पकड़कर उसे ग्राउंड पर ले जाता है और यहाँ दोनों अकेले होते हैं। नात्सु कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो और ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें स्कूल बदलना पड़ा। रूही कहती है कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। नात्सु कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन तुम यहाँ किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगी। रूही पूछती है कि कौन सा रिलेशनशिप, जिस पर नात्सु कहता है कि वही वाला रिलेशनशिप जिसमें तुम्हें कुछ अलग महसूस नहीं हुआ था। वो बोल रही होती है कि अब हम भाई बहन हैं और हमारे माता पिता दोबारा शादी करने वाले हैं, पर नात्सु उसे इग्नोर करता है और कहता है कि सुनो, तुम आज के बाद मुझसे स्कूल में बात नहीं करोगी, जिस पर रूही सहमत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्लास में जाते वक्त रास्ते में नात्सु को अचानक से हीना दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हीना उसे गुड मॉर्निंग कहती है और बोलती है कि सुबह मैंने रूही को भेजा था तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन शायद वो गेट से ही बोलकर वापस आ गई होगी। फिर वो नात्सु से कहती है कि तुम्हारे बाल काफ़ी सुंदर हैं और मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। नात्सु कहता है कि आपने किसी को बताया तो नहीं कि अब हम भाई बहन बन चुके हैं। हीना कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। नात्सु पूछता है कि आपको उस रात का कुछ भी याद है। हीना थोड़ी डर जाती है और पूछती है कि कहीं मैंने उस रात तुम्हें किस तो नहीं कर दिया था, क्योंकि जब मैं नशे में होती हूँ तब मुझे किसी भी चीज़ की सुध-बुध नहीं रहती। नात्सु कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीन चेंज होता है, नात्सु रूही के पास आता है और पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बने, सुबह तो काफ़ी लोग तुम्हारे आसपास खड़े हुए थे। रूही कहती है जब लोग उससे बात करने लगे तो उसने सभी की बातों का उल्टा जवाब दिया, जिसके बाद से उसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। रूही देखती है कि उसके बाल थोड़े ख़राब लग रहे हैं, इसलिए वो बैग से अपना हेयर स्प्रे निकालती है और उसे पीछे मुड़कर बैठने को कहती है ताकि वो उसके बाल ठीक कर सके। रूही शुरू से ही लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी। अपनी बहन हीना से बिल्कुल उल्टा उसके कोई दोस्त नहीं थे। ये सब सुनकर नात्सु उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा कि दोस्त कैसे बनाते हैं। वो लड़कियों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि रूही उसे भी उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है, जिस वजह से उनकी बातें बहस में बदल जाती हैं। उनकी लड़ाई देखकर आसपास के बच्चे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सब वहाँ आके उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें लग रहा था कि रूही को दोस्त बनाना पसंद ही नहीं था। उसके बाद वो रूही से पूछते हैं कि क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी, जिस पर रूही हाँ बोल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नात्सु घर पर नहाने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है उसे अंदर रूही दिखाई देती है, जो पहले ही से वहाँ आ रही होती है। नात्सु घबरा जाता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। रूही कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो क्योंकि हमारे बीच पहले ही सब कुछ हो चुका है। नात्सु फिर भी मना कर देता है, हालांकि उसके कई बार कहने पर वो अंदर आ जाता है। रूही से हीना के बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। रूही कहती है कि हीना बहुत मुश्किल समय का सामना कर रही है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत परेशान करता है। नात्सु से पूछती कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। नात्सु के मना करने पर उसे आगे कुछ नहीं बताती और बाथरूम से चली जाती है। अगली सुबह सब खाने की टेबल पर होते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि वो मैरिज कोर्ट में शादी करने की अर्जी शाम को डाल देंगे और रात का खाना बाहर से खा कर आएंगे। हीना कहती है कि तीनों में सबसे बड़ी मैं हूँ तो इन दोनों का ध्यान मैं रखूंगी, पर हीना की माँ कहती है कि पीने के बाद तुम अपना ध्यान रख लो, वही बड़ी बात है। उनके माता पिता चले जाते हैं और उधर नात्सु सोच रहा होता है कि हीना कितना अच्छा खाना बनाती है। वो स्कूल में भी पूरा समय उसी के बारे में सोच रहा होता है। जब वो घर आते तो खाने की टेबल को देखकर शॉक हो जाता है। खाना एकदम होटल की तरह सजा हुआ था और नात्सु उस खाने को बहुत चाव से खाता है। वो बार बार हीना की तारीफ करता है, हालांकि हीना उसे बताती है कि ये खाना उसने नहीं बल्कि रूही ने बनाया है। दूसरी तरफ रूही ये देखकर खुश हो रही थी कि नात्सु को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। खाना खत्म होने के बाद रूही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हीना पीना शुरू कर देती है और नात्सु से कहती है कि अब हम परिवार हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर नात्सु उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो आपको परेशान करता है। हीना कहती है कि इसके बारे में तुम्हें रूही ने बताया है ना, और मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो कहता है कि मुझे मेरे घुंघराले बालों से दिक्कत है। हीना उठकर उसके पास जाती है और नात्सु के बालों को छूती है और कहती है कि ये तो मेरे स्ट्रेट बालों से काफ़ी अच्छे हैं। वो कहती है कि घुंघराले बालों में तुम काफ़ी हैंडसम लगते हो। हीना उसे छेड़ने लगती है, तभी वो धोखे से फिसल जाती है। हालांकि नात्सु उसे पकड़ लेता है। तभी हीना के पास किसी का कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। नात्सु उसका वेट करता है और सोचता है कि 10 मिनट हो गए और ये अभी तक आई क्यों नहीं।
तभी हीना बाहर से आती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर नात्सु उसके पास भागते हुए जाता है और पूछता है कि क्या बात है। हीना उसे फिर भी कुछ नहीं बताती, इसलिए वो हीना को अपनी तरफ खींचता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर रूही आती है और अचानक से दरवाजे पर तेज़ी से नॉक करने की आवाज़ आने लगती है। नात्सु को लगता है कि हीना का बॉयफ्रेंड है और तभी रूही दरवाज़ा खोल देती है। हालांकि वहाँ सिर्फ उनके मम्मी पापा होते हैं। अगले दिन नात्सु का मन स्कूल में नहीं लग रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर हीना का बॉयफ्रेंड कौन है और कल रात वो इतनी मायूस क्यों हो गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद नात्सु अपनी दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि कल रात कुछ हुआ था क्या। पहले तो नात्सु कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके एक दो बार और पूछने पर वो उसको बताता है कि कल रात हीना के बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था और जब वो वापस आई थी तो वो काफ़ी उदास थी और वो रोने भी लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। ये सारी बातें नात्सु को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसका दोस्त उसे कहता है कि असल में तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे रहते वो किसी और के साथ है। वो किसी और को पसंद करती है और तुम्हें ये चीज़ चुभ रही है। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। नात्सु उसे पूछता है कि क्या तुम भी किसी को पसंद करते हो। वो बताता है कि कल एक ऑफिस वर्कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर आई थी। वो मुझे अच्छी लगी, काश वो अपना ब्रेकअप कर ले और मेरी हो जाए। वो उसे एक्टिंग करके बताता है कि उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था क्योंकि वो उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने से टाल रहा था। उनका हेड भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और वो कुछ देर मज़े करके और ड्रिंक्स पी के बाहर आ जाते हैं। उसका दोस्त बहुत खुश होता है और नात्सु का भी मूड ठीक हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है और उसका दोस्त उसे बताता है कि यही वो ऑफिस वाली लड़की है जो कल आई थी। जब नात्सु उसको ध्यान से देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हीना होती है। फिर हमें हीना के घर का सीन दिखाया जाता है। घर पर नात्सु से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो सिर नीचे करके खड़ा होता है और पूछता है कि क्या आपको कोई बॉयफ्रेंड है। हीना कहती है कि तुम ये सब चीज़ क्यों पूछ रहे हो। फिर वो बताता है कि मेरे दोस्त ने आपको एक आदमी के साथ देखा था। हीना कहती है कि तुम अभी बच्चे हो और तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगे। नात्सु जिद पर अड़ जाता है, जिस वजह से हीना उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। हालांकि तभी नात्सु अचानक से हीना को किस कर देता है। हीना उसे दूर करती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। नात्सु को बुरा लगता है। तभी हीना उसे बेड पर ले जाती है और उसके नज़दीक आने लगती है। नात्सु घबरा जाता है और फिर हीना कहती है कि भले ही तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में बचपना साफ नजर आ रहा है और इसलिए ही मैंने बोला था कि तुम अभी चीज़ों को नहीं समझोगे। उसके बाद नात्सु वहाँ से चला जाता है। हीना जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो कर क्या रही है। अगले दिन सब लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं और हीना चाय पी रही होती है। उसकी बहन भी वहाँ होती है। तभी नात्सु के पापा एक लेटर लेकर आते हैं जो नात्सु लेकर गया था। उसमें लिखा हुआ था कि कुछ दिनों के लिए वो अपने दोस्त के घर पर रहेगा और थोड़े समय बाद वापस आ जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो उनकी वजह से घर छोड़कर गया है क्योंकि वो दोबारा शादी कर रहे हैं। हीना भी उदास हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नात्सु के दोस्त का बॉस उसे घर जल्दी जाने की परमिशन दे देता है। फूमियो जब घर आता है तो नात्सु वहीं पर होता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे घर से कोई मैसेज आया। फिर वो पूछता है कि रात को ऐसा हुआ क्या था कि तुम्हें यहाँ आना पड़ गया। नात्सु कहता है कि उसकी गलती है, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। फूमियो कहता है कि देखा जाए तो इसमें मेरा बहुत फ़ायदा है क्योंकि जब तक नात्सु घर से बाहर रहेगा उसकी चिंता में हीना उसके पास नात्सु के हाल चाल लेने आएगी और इसका फ़ायदा उठाकर वो उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लेगा। ये सुनकर नात्सु कहता है कि हीना सिर्फ मेरी है और मजाक मजाक में वो लड़ने लगते हैं। फूमियो उसको समझाता है कि तुम खाली बैठे हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन हो रही है। तुम्हें नॉवल लिखना पसंद है तो तुम उसमें अपना मन लगाओ। नात्सु फिर हीना की यादों में खो जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि कोई लड़की उसे खिड़की से देख रही है। वहाँ रूही खड़ी होती है और वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नात्सु शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे ढूंढने आई है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे दोस्त के घर पर रुक सकती हूँ। नात्सु फिर सीधा रूही के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तभी फूमियो की मॉम वहाँ आ जाती है। वो उन्हें देखती हैं और वो नात्सु से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त है। तो नात्सु कहता है कि नहीं, ये मेरी छोटी बहन है। जिस पर रूही कहती है कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। फिर यहाँ हमें पता लगता है कि नात्सु रूही से 2-3 महीने बड़ा है और इसी तरह रूही उसकी छोटी बहन हुई। थोड़ी देर में फूमियो भी वहाँ आ जाता है। फूमियो जैसे ही रूही को वहाँ देखता है तो नात्सु से पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो इधर और ये लड़की क्यों है। फिर वो उसे सब कुछ बताता है। फूमियो फिर नात्सु से पूछते हैं कि क्या तुमने रूही को बताया कि आखिर हुआ क्या था, तुम घर छोड़कर क्यों आए थे। वो रूही से भी पूछता है कि तुम क्या नात्सु की कॉपी कर रही हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा हीना से बदला लेने का अपना तरीका है। वो कहती है कि जब मैं हीना के पास जाती हूँ तो वो अक्सर कॉल पर होती है और वो बहुत ही अजीब बिहेव करती है। मुझे मेरी बहन बहुत पसंद है लेकिन अब वो काफ़ी अजीब रिएक्ट करने लगी है। पहले वो सबके साथ घुल मिलकर रहती थी लेकिन अब वो बदल गई है। फिर उन्हें पता लगता है कि जो हीना का बॉयफ्रेंड है वो पहले से ही शादीशुदा है। रूही को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो भी घर छोड़कर आ गई। फूमियो फिर नात्सु से पूछता है कि तुम अब क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि हीना और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए। और रूही कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरी पहले वाली बहन वापस मिल जाए। जब वो जाते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो घर छोड़कर उनकी वजह से गए थे। हालांकि नात्सु और रूही कहते हैं कि आप लोग अपनी जगह ठीक है, हम आपकी वजह से घर छोड़कर नहीं गए थे। अगले दिन हीना नात्सु को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो सिर्फ मॉर्निंग बोलकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर रूही बोलती है कि अब हम अपना प्लान शुरू करेंगे। स्कूल में हीना बच्चों को वॉलीबॉल सिखा रही थी और नात्सु और रूही उस पर नजर रख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन लड़का है जिससे हीना मिलने जाती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने आखिर क्या प्लान करा था।
फूमियो ने उन लोगों को आइडिया दिया था कि तुम लोग हिना का पीछा करो और जैसे ही वो उस लड़के से मिले तुम लोग उस पर धावा बोल देना। प्रेजेंट सीन आता है जहाँ नात्सो रुई से कह रहा होता है कि अब बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। तो रुई अपने बैग से खाने की चीज़ें निकाल लेती है। हिना वहाँ से जाने लगती है और नात्सो और रुई उसका पीछा करते हैं। हिना बियर पीने के लिए एक बार में चली जाती है। उन दोनों को लगता है कि लड़का शायद इससे मिलने यहीं आएगा। हिना बियर पर बियर पिए जा रही थी। नात्सो वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़का कौन है जिसे हिना पसंद करती है। दूसरी तरफ रुई वहीं बेंच पर सो जाती है। जब वो उठती है तो पूछती है कि क्या वो लड़का आया, तो नात्सो कहता है कि वो अभी तक तो नहीं आया। हिना 4 घंटे से लगातार पीते जा रही थी। शॉपकीपर तक उसे रोकने को कह देता है। नात्सो भी परेशान होने लगता है और सोचता है कि शायद वो आज नहीं मिलेंगे। रुई बोलती है कि जितना मुझे याद है जब मैं उस दिन उसके रूम में गई थी तो मैंने लिखा देखा था कि वो आज मिलेंगे। शॉपकीपर हिना को हाथ लगाने की कोशिश करता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। नात्सो को लगा कि वो उस लड़के से मिलने जा रही है। हिना बहुत तेज़ भाग रही थी। नात्सो कहता है कि अब उसको फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। हिना एक स्टोर की तरफ भागती है और वो एक शो देखने जाती है। फिर वो कुछ लड़कों को शो के लिए थैंक्स बोल रही होती है। नात्सो पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अगले दिन फूमियो भी उनके साथ दिखाया जाता है और वो उनसे पूछता है कि अभी तक कुछ पता लगा, तो वो बोलते हैं कि फिलहाल तो वो किसी से नहीं मिली है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हिना बहुत देर से किसी का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ आ जाती है। तो नात्सो पूछता है कि क्या इसका रिलेशनशिप एक लड़की के साथ है, तो फूमियो कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो उसकी स्टूडेंट है और उससे कुछ पूछने आई है। नात्सो थोड़ा मायूस होने लगता है, इसलिए उसका दोस्त बताता है कि मेरे पास एक और प्लान है। हमें दिखाया जाता है कि जब हिना नहा रही थी तब नात्सो और रुई उसका फ़ोन चुरा लेते हैं। नात्सो रुई को बोलता है कि उस लड़के को कॉल करो और बिल्कुल हिना की आवाज़ में बात करना ताकि उसको शक ना हो, इससे हमें पता लग जाए कि आखिर वो है कौन। रुई सोच रही होती है कि वो उसे बात क्या करेगी, पर वो उसे कॉल कर देती है। सामने से जब वो बोलता है तो रुई डर के मारे कॉल काट देती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बात क्या करे। फिर वो लड़का उसे कॉल बैक करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो। रुई फिर से कॉल काट देती है। नात्सो से पूछते कि क्या हुआ, तो रुई बोलती है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर वो दोनों फूमियो के बार में जाते हैं। नात्सो फूमियो से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो ये काम नहीं कर पाएगा। वो बोलता है कि हमें कभी पता नहीं लग पाएगा कि हिना का बॉयफ्रेंड कौन है। फिर फूमियो का बॉस भी वहाँ आ जाता है। फूमियो उसको ये सब बताता है तो वो बोलता है कि मुझे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या तुम मुझे इसकी डिटेल्स बता सकते हो। नात्सो उनसे हेल्प मांगता है कि आप कोई अच्छा सा आइडिया बताइए। ये सब बातें चली रही होती है कि उधर हिना उस लड़के के साथ उसी बार में आ जाती है। वो लड़का उन्हें देखकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो बताती है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स शादी करने वाले हैं। नात्सो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम इसे तुरंत ब्रेकअप करो। वो गुस्से में उसका कॉलर तक पकड़ लेता है। तभी उनका बॉस वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, पर जो तुम कर रहे हो वो गलत है। नात्सो बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारा यहाँ अफेयर चल रहा है। बार का ओनर उन सबसे आराम से बैठ के बात करने को कहता है। नात्सो बहुत गुस्से में था। वो लड़का कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। वो बताता है कि मैं 32 साल का हूँ और मैं एक बायोलॉजी रिसर्चर हूँ। मैं मैरिड हूँ पर मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं हिना से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रुई पूछती है कि तुम दोनों में से बात किसने पहले शुरू करी थी, तो वो कहता है कि हम लोग ऐसे तो कभी बाहर जा नहीं पाए क्योंकि मैं मैरिड हूँ, इसलिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हिना उसकी तरफदारी करने लगती है जिसे देखकर नात्सो का मूड और ख़राब हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मुझे हिना की कंडीशन पता है। नात्सो से पूछता है कि क्या तुम्हें ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता। वो लड़का बोलता है कि मैं हिना से बहुत प्यार करता हूँ और इन सब बातों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि नात्सो अगर मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूँ और फिर हिना के साथ रहूँ तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसे सुनकर नात्सो थोड़ा हिचकिचा जाता है क्योंकि आखिर वो भी तो हिना से प्यार करता था। नात्सो कहता है कि तुमने हिना को बहुत ज़्यादा रुलाया है और तुमसे बात करने के बाद से वो कभी भी खुश नहीं रहती। वो हिना का हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हें इतनी तकलीफ देता हूँ। ये सब देखकर नात्सो को और गुस्सा आने लगता है। वो उस पर पानी का गिलास फेंकने की सोच रहा होता है, इतने में रुई इस पे पानी फेंक देती है। ये सब करने के बाद रुई वहाँ से चली जाती है और नात्सो उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं और मैं उसको मुक्का मारना चाहता था। रुई काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी और जाके उसके गले लग जाती है। इधर हिना अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन की वजह से सॉरी बोल रही होती है। हालांकि वो कहता है कि मुझे लगता है कि नात्सो शायद तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है कि वो मेरी फैमिली है, मैं भला उसे उस तरह कैसे पसंद कर सकती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि हमें थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। फिर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम सबकी खुशी की सोचती हो और तुम्हारी खुशी का क्या। हिना ये सुनकर शर्माने लगती है। अगले दिन सुबह सब लोग टेबल पर बैठे होते हैं और उनके पापा बोलते हैं कि आज तो सुशी मंगवानी चाहिए क्योंकि आज मदर्स डे है। नात्सो कहता है कि आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। हिना नात्सो से पूछती कि क्या वो उसके साथ गिफ्ट्स लेने चलेगा, लेकिन वो मना कर देता है, ये बोलते हुए कि उसे कहीं और जाना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नात्सो अपनी मम्मी की ग्रेव पर आया है। यही वो दिन था जब 10 साल पहले उसकी माँ ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। रुई और हिना भी वहाँ आ जाती हैं। नात्सो उनसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता लगा, तो हिना बोलती है कि अब हम फैमिली हैं। वो ये भी कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है, और ऊपर से वो मुझे आधे साल से कह रहा था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। नात्सो को ये सुन के काफ़ी खुशी हुई और फिर सब ने अपनी ऑफरिंग्स दी। अगले दिन रुई और नात्सो एक साथ स्कूल जा रहे थे। फिर नात्सो रुई से बात करना शुरू करता है और कहता है कि कितनी अच्छी बात है ना कि अब हमने एक परिवार की तरह रहना शुरू कर दिया है।
फिर रूही जवाब देती है हाँ, पर आज तुम घर से निकलते वक्त कितना भाग के क्यों आ रहे थे। इस पर नासो थोड़ा हिचकिचा जाता है और कुछ जवाब नहीं देता। फिर रूही कहती है छोड़ो, मुझे पता है कि तुम अपने फ़ोन में क्या देख रहे थे। फिर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ रूही अपनी अलमारी के पास होती है। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो रूही को गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके बाद रूही भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और सोचती है कि अब ये लड़की कौन है। वो कहती है कि मेरा नाम मोमो है। रूही की नज़र उसके बैग की तरफ जाती है जिस पर बहुत सारी गुड़िया और स्टिकर्स लगे होते हैं। वो रूही से कहती है कि क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। रूही थोड़ा हिचकिचा जाती है और कुछ जवाब नहीं देती। फिर मोमो कहती कि मैं तुमसे काफ़ी समय से मिलने की कोशिश कर रही थी और अभी मुझे अच्छा लग रहा है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसके बाद वो रूही को अपने बैग से एक गुड़िया निकाल कर देती है और कहती है कि मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। लंच के समय रूही के और दोस्त उसके पास लंच करने आते हैं। फिर रूही उन लोगों को वो गुड़िया दिखाती है, हालांकि वो लोग उस गुड़िया को तुरंत उसके हाथ से छीन कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो कहती है कि मोमो बहुत अजीब है और वो सभी के साथ ऐसा करती है और अगर मैं तुम्हें सुझाव दूं तो तुम उससे दूर ही रहो तो ही ठीक है, क्योंकि वो कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और फिर वो बाद में उन्हें छोड़ भी देती है। ये सब सुनने के बाद रूही उठती है और सीधा डस्टबिन की तरफ जाती है और वहाँ पर से उस गुड़िया को उठा लेती है और वो कहती है कि तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं किससे बात करूँ किससे नहीं। छुट्टी के समय रूही की मुलाकात दोबारा मोमो से होती है और इस बार मोमो रूही को एक और गुड़िया देती है जिसका चेहरा उसी की तरह दिख रहा होता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले घर जा रही हो, चलो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ। और फिर वो दोनों साथ घर जाने लगते हैं। रास्ते में दोनों बैठकर आइसक्रीम खाती हैं और फिर मोमो कहती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुला सकती हूँ। मतलब अभी तक वो रूही को उसके सरनेम ताजीबाना कहकर बुला रही होती है। फिर रूही ने उसे पूछा कि क्या ये बात सच है कि तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते रह चुके हैं। मोमो कहती है अच्छा तो तुम्हें ये बात बता दी गई है। वो कहती है कि ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी पर मैंने अभी तक 30 लोगों को डेट किया है। ये सुन के रूही शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है मतलब मेरा एक रिश्ता खत्म होता है तो मैं उसके बाद ही एक नया रिश्ता बना लेती हूँ। फिर रूही सोचती है इसका मतलब वो लोग जो कह रहे थे वो सच था। मोमो कहती है कि शुरुआत में सभी लड़के बहुत अच्छे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो मेरे पैसों के पीछे पड़ जाते हैं और इसी वजह से वो मुझे धोखा भी दे देते हैं और इसीलिए आज तक मुझे कोई भी सच्चा पार्टनर नहीं मिला और ना ही मेरे ज़्यादा दोस्त बने। अगले दिन रूही और मोमो दोबारा मिलते हैं। वो दोनों म्यूजिक क्लास की तरफ जा रहे थे। फिर इन्हें रास्ते में नाचो मिलता है जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। फिर वो रूही से पूछता है कि रूही वैसे तो तुम किसी के साथ नहीं घूमती हो तो ये लड़की कौन है। जिस पर मोमो अपना परिचय देती है और कहती है कि तुम रूही को पहले से जानते हो क्या। जिस पर वो कहता है हाँ। फिर रूही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर नाचो कहता है कि मैं यहाँ अक्सर किताबें पढ़ने आता हूँ। ये सुनकर मोमो नाचो के करीब आती है और कहती है अच्छा तो तुम्हें इन किताबों में से कौन सी किताब पसंद है। फिर एक किताब नाचो के हाथ में रहती है और वो कहता है ये वाली। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसका पेपर बैग तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक कार मोमो के काफ़ी करीब होती है, हालांकि नाचो उसको अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और इसी पल मोमो को नाचो से प्यार हो जाता है। फिर रूही नाचो से आगे चलकर कहती है कि हम लोगों को और कुछ सामान लेना है तो तुम घर चले जाओ। फिर नाचो उन लोगों को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मोमो रूही से पूछती है कि क्या नाचो की कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं तो क्या मैं उस पर कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि नाचो मुझे पसंद आ गया है। रूही कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर असल में तो उसके चेहरे पर जलन साफ देखी जा सकती थी क्योंकि अब वो भी नाचो को पसंद करने लगी थी, बस वो मानना नहीं चाहती थी। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। रूही और नाचो स्कूल में मिलते हैं जहाँ रूही नाचो से कहती है कि वो घर वापस जा रही है। फिर नाचो बोलते कि क्या कोई दिक्कत हो गई तुम्हें, बीमार तो नहीं हो गई तुम। रूही कहती है नहीं बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नाचो के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। अगले सीन में मोमो वहाँ आ जाती है। वो नाचो से बात करते वक्त अटक जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे वो बुक वापस करने आई हो, तो मोमो कहती है हाँ। फिर वो कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम बैठ कर बात कर सकते हैं। नाचो कहता है कि क्या बात करनी है। वो कहती है क्या स्कूल के बाद हम डेट पर जा सकते हैं, और यहाँ नाचो उसे कुछ जवाब नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है नाचो के घर पर, जहाँ नाचो डेट पर तो नहीं गया था पर रूही के पास जरूर आ गया था। रूही उसे पूछती कि मोमो ने तो आज तुमसे डेट के लिए पूछा होगा तो तुमने क्या जवाब दिया। जिस पर नाचो कहता है कि उसके पास मोमो की आईडी तो है पर वो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करता। एक तरीके से उसने मोमो को इग्नोर किया है। फिर अगले सीन में नाचो के फ़ोन में हीना का मैसेज आता है जहाँ हीना कहती है सॉरी नाचो मैंने तुम्हारा मैसेज अभी देखा, क्या रूही ठीक है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, प्लीज़ तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। नाचो रूही के पास बैठा होता है जहाँ रूही फिर से उससे पूछती कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। जिस पर नाचो कहते हैं कि तुम इतने सारे सवाल एकदम से क्यों मुझसे पूछ रही हो। फिर सीन चेंज होता है और घर के सभी लोग आ चुके होते हैं। रूही की माँ आके कहती हैं कि अब रूही की हालत ठीक है क्योंकि नाचो ने रूही का अच्छे से ध्यान रखा था। फिर नाचो के पापा एकदम से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बच्चों का, जो उन्होंने एक उम्र का होकर भी एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से एडजस्ट किया और हम एक अच्छा परिवार बना पाए। अगले दिन स्कूल में दोबारा से मोमो को दिखाया जाता है जो नाचो के करीब जा रही होती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है मोमो, मैं बस डेटिंग ऐप नहीं चलाता हूँ इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। नाचो के दोस्त उसको उससे बात करते हुए देख लेते हैं। फिर बाद में वो आते हैं और कहते हैं कि नाचो ये लड़की स्कूल में बहुत फेमस है, इसने कई लड़कों को फंसाया और फिर उन्हें छोड़ भी दिया, इसलिए तुम इससे दूर ही हो। फिर अगले सीन में मोमो और नाचो बैठकर कुछ खा रहे होते हैं जिस पर नाचो कहता है कि तुम बाकी लड़कों के साथ भी ऐसे ही खाया करती हो। जिस पर मोमो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस उन लोगों के साथ बात करती हूँ जो लोग मुझसे खुलकर बात करते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल तुम उन बाकी लोगों से बहुत अच्छे हो और मुझे पता है कि तुम भी अपने मन में कुछ छिपा नहीं पाते हो। फिर उसके चेहरे की तरफ कैमरा शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अब वो नाचो को बहुत प्यार करने लगी है। वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरे घर चलोगे।
फिर अगले सीन में ये दोनों एक कमरे में होते हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। वो धीरे से नात्सुओ को अपने बिस्तर पर गिरा लेती है। इस पल पर नात्सुओ सोच रहा होता है कि क्या ये सब सही है। अगर मुझे हीना को अपने दिमाग से निकालना है तो इस लड़की के साथ रिश्ते में आना होगा। फिर तभी उसे रूही का मैसेज आता है और वो कहती है कि आज घर पर सब लेट आएंगे और अगर तुम्हें कुछ डिनर के लिए स्पेशल खाना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर मोमो कहती है कि तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के साथ खाना खाने को मिल रहा है। वो बताती है कि उसके मम्मी पापा काम की वजह से काफ़ी समय से घर नहीं आए, जिस वजह से उसको अकेले ही खाना पड़ता है। इसके बाद वो फिर से नात्सुओ के करीब आ जाती है और वो भी उसके करीब चला जाता है। फिर वो नात्सुओ के शर्ट के बटन खोलती है, तभी नात्सुओ मोमो के हाथ पे लगे कट मार्क को देख लेता है और एकदम से उठ जाता है। फिर मोमो कहती है अच्छा तो तुमने भी वो मार्क देख लिया। फिर नात्सुओ कहता है कि इधर कोई सुपरमार्केट है क्या। फिर मोमो कहती है हाँ है। फिर नात्सुओ सुपरमार्केट जाता है और वहाँ से किराने का सामान लेके आता है और मोमो के लिए बहुत अच्छा खाना बनाने को कहता है, जिसे देखकर मोमो कहती है तुम्हें खाना बनाना भी आता है। फिर नात्सुओ कहता है कि साथ में खाना खाना थोड़ा अजीब तो होता है पर मज़ा भी आता है, इसलिए आज का खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत अकेलापन महसूस करती हो पर मेरे रहते हुए तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ये सब सुन के मोमो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। वो कहती है इससे पहले अगर कोई लड़का मेरे मार्क्स को देखता था तो वो मुझसे दूरी बना लेता था और तुम पहले लड़की हो जिसने मुझे जज नहीं किया, जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हमें यहाँ पता चलता है कि मोमो अपने अकेलेपन की वजह से लोगों को डेट करती थी, हालांकि अब वो नात्सुओ से सच्चा प्यार करती है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।